हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हमें अपना कंटेंट कैसे रेडी करना है फॉर डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि एमसीक्यू तो हमेशा से करते आए हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है। कंटेंट और पीवाईक्यू भर भर के है हमारे पास। बात आती है डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए कन्फ्यूजन ये हो रहा है। एक्चुअली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला था और उसमें मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि डिस्क्रिप्टिव लाइक कोई हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से डिस्क्रिप्टिव कैसा बन सकता है। तो एक बात समझो, डिस्क्रिप्टिव जो मैंने एनालाइज किया है वो एनालाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी डिस्क्रिप्टिव वाले, ठीक है। और उसके सारी जो पीडीएफ है पीवाईक्यू जितनी भी पोस्ट होती हैं पीजीटी पे, उन सब के मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर भी डाले थे, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अबाउट सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। वो आपसे सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम उसी नाम उसी लोगों से अपना टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट का जो पीवाईक्यू है वो ढूंढ सकते हो। लेकिन पीजीटी का मिलेगा क्योंकि टीजीटी में सेम एमसीक्यू पैटर्न पे हुआ था। जो डिस्क्रिप्टिव था वो पीजीटी लेवल पे हुआ था। एचपीएससी, अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं जाना तो आप डायरेक्टली एचपीएससी पीवाईक्यू भी सर्च करके ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, तो मर्जी है आपकी। तब ये कि देखो मैं कैसे कर रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता था पेपर कैसा आएगा, लेकिन वो पीवाईक्यू देख के मुझे ये, और जो जितना एनईपी वगैरह को हम ये फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड सीबीएसई वाले, तो उससे ये समझ में आया कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि एनसीईआरटी पे फोकस करो। बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो रहे हैं इस चीज़ से कि नहीं एनसीईआरटी से कुछ नहीं आएगा। देखो पता आपको भी नहीं है, पता मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो एनसीईआरटी को बेस माना जाता है, ठीक है। और जितना भी जो सिलेबस दिया हुआ है, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने देखा था, वो प्योरली एनसीईआरटी से दिया हुआ है एज इट इज। जो 11th-12th का सिलेबस है ना, एज इट इज दिया हुआ है। मैं हिंदी इंग्लिश की बात नहीं करूंगी क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा। मे बी कुछ और सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट मैंने कुछ जो सब्जेक्ट्स का देखा था वो एज इट इज एनसीईआरटी का जो इंडेक्स में इवन जो टॉपिक्स दिए होते हैं ना, सेम टू सेम वैसे दिए हुए हैं। तो बेटर है जहाँ से हमें डायरेक्ट कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़े, रादर देन क्यों इतना इधर उधर से और कन्फ्यूजन को क्रिएट करना है। तो पढ़ना कैसे है और कैसे आइडिया लगाना है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी मैंने ये बोला था कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लो। ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दे देगा। कोई स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई छोटा सा केस दे दिया, उस केस के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अब इसमें तुम्हें कौन सा फीचर लाइक समझ में आ रहा है, उसको फिर एक्सप्लेन करो। तो किसी भी तरीके से हो सकता है। और मैथ और साइंस में फिर चीज़ें अलग तरीके से जाएगी, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्योंकि आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको बेटर नॉलेज होगी कि आपके सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखो कि चैप्टर पढ़ते टाइम किस तरीके से पढ़ना है। आप एक चीज़ समझो, छोटी सी चीज़ है, जो भी आपका सिलेबस दे दिया, सपोज जैसे मेरा पीजीटी कॉमर्स है तो मैं अपने सब्जेक्ट का एक आपको एग्जांपल समझाने के लिए टॉपिक ले लेती हूँ। हमारे में बिजनेस स्टडीज़ है और अकाउंटेंसी है, तो हमें 4 बुक्स कवर करनी है, 2 इंग्लिश 11th की, 2 12th की। तो मैं बिजनेस स्टडीज़ का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बिजनेस स्टडीज़ में हमारे पास एक चैप्टर है प्लानिंग, ठीक है। अब उस प्लानिंग चैप्टर में अगर सिलेबस में दे दिया कि ये प्लानिंग चैप्टर आपका आएगा, तो मतलब अगर मैं एनसीईआरटी बुक को रेफर कर रही हूँ या किसी प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं उनकी बुक भी अगर रेफर कर रही हूँ, तो पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट पब्लिकेशंस होती हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस होती हैं। वो उसी को बेस बना के अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, वही कंटेंट उसमें लिखा होता है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा और ईजी कर देते हैं। और जहाँ एनसीईआरटी में कोई चीज़ अगर 2 लाइन में दी हुई है तो जो हमारी प्राइवेट बुक्स होती है उसमें वही लाइन 4 से 5 जो कंटेंट होता है 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसकी लैंग्वेज को इजी बना के एग्जाम्पल्स ज़्यादा देंगे। मैं मानती हूँ एनसीईआरटी समझना या पढ़ना इतना इजी भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ चैप्टर्स भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, नहीं समझ में आता, लेकिन करना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, आप एनसीईआरटी पढ़ो या अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई दूसरी बुक से तो आप वहाँ से पढ़ो। मेन ये है कि जो टॉपिक आपका दिया है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ बैक टू द टॉपिक, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था प्लानिंग। अब मान लो प्लानिंग एक चैप्टर है, उस प्लानिंग में प्लानिंग का मीनिंग दिया हुआ है, उसके फीचर्स दिए हुए हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद उसको किसी और प्रोसेस से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मानो सपोज करो प्लानिंग को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजिंग से कनेक्ट कर दिया। ये 4 से 5 टॉपिक उस चैप्टर में कवर हो रहे हैं। अब जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि जो पूरा चैप्टर है वो सारा का सारा चैप्टर उस क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्टली दे देगा एक्सप्लेन डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इज फीचर्स,
ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, स्टेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मुझे लगता है कि 15 आउट ऑफ 15, अगर EMRS की बात करूँ तो आउट ऑफ 15 कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो डायरेक्ट आपसे पूछा जाए। अदरवाइज आपको क्या करेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा, उस स्टेटमेंट से आपको समझना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, वो है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। अदरवाइज अगर आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो कंटेंट दिया हुआ है, जो KVS EMRS ने सिलेबस दिया हुआ है, उसके बाहर से वो नहीं पूछने वाला। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि उस चैप्टर में जो मेन लाइक जैसे प्लानिंग है तो मैं प्लानिंग का मीनिंग अच्छे से याद कर लूँगी, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि अगर कोई स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि पूछेगा वही चीज़, यही तो होगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, पूछेगा तो वही चीज़ है ना। अगर उस चैप्टर में प्लानिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठा लिया तो प्लानिंग का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही तो चीज़ पूछेगा। इसके अलावा चौथी चीज़ क्या पूछ लेगा वो? बस क्वेश्चन हमें समझ में आए ना आए एग्जाम में, वो वाली बात है। तो फिलहाल पैनिक मत करो। अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल सेफर साइड है कि आप अपना NCERT बुक की एक्सरसाइजेस कर लो बैक साइड, उनके आंसर्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं कि आंसर्स अब मैं कैसे लिखूं, तो NCERT आपको PDF मिल जाएगी। इस पे गूगल पे आप करोगे ना कि आपका सपोज आपने अपना चैप्टर डाल दिया, चैप्टर का नाम डाल के आप लिख दोगे NCERT सोल्यूशन, तो उसकी प्रॉपर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। तो वहां से आप आंसर्स देख लो। अब उसमें आंसर जो है वो पैराग्राफ में मिलेगा। फिर आपको मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है, काफ़ी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो सर्च कर लेना मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो उसी आंसर को फिर आप थोड़ा सा देखो, इतना तो काम करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल पका पकाया माल नहीं मिलेगा, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली हमारे एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे हमें। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि उसको फिर जो आंसर है उसको हम फ्रेम कर लेंगे कि इंट्रोडक्शन बना दिया, लाइक जैसे अगर मेरे चैप्टर का आ गया तो प्लानिंग का इंट्रोडक्शन में मीनिंग लिख दूंगी, या फिर उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स लिख के और नीचे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी 4-5 बनते हैं, 4 मार्क्स का है तो 3 to 4 पॉइंट्स में लिखूंगी, और फिर कंक्लूजन में डाल दूंगी पूरा का पूरा कंक्लूड करके। अगर कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन से मैं क्या कंक्लूजन लिखूं, भाई एग्जाम प्रेशर है, नहीं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हम अटक जाएं, भले कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एज इट इज आ जाएगा, तो एक बार तो दिमाग घूमेगा ना वहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसको पेडागोजी से कनेक्ट कर देना, कि इस चैप्टर को मैं क्लास में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज साइंस का है तो आप साइंस में आप बता सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है मैं बच्चों को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या क्लास में इस तरीके से कुछ मॉडल्स के थ्रू, या मैं उसको पार्क में ले जाऊंगा, पार्क में इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट या लाइव कुछ एग्जाम्पल्स शो करके मैं उसको ये वाला पार्ट समझा सकता हूँ। तो थोड़ा उसमें पेडागोजी आप ऐड कर सकते हो अगर कुछ भी समझना है, लेकिन कंक्लूजन देना ज़रूरी है। और मस्ट है कि आप टॉपिक से रिलेटेड ही दो। अगर आपको नहीं समझ में आना, फिर गलत लिखने से बेटर है फिर स्किप कर देना, ठीक है। आई होप आपकी जो आज की वीडियो है वो फ्रूटफुल रही होगी, और कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।